जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। 2 मई को अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 उसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया। खबर फैली और फैलते ही अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों में जश्न का माहौल दिखाई दिया। दूसरी ओर मुस्लिम समाज में गुस्सा दिखाई दिया। कई देशों में उसामा के लिए लोगों ने नमाज अदा की। गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा था कि उसामा के मृत शरीर को यानी उसकी डेड बॉडी को अमेरिका ने समंदर में फेंक दिया। अमेरिका ने कहा कि उसने समंदर में मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से दफन कर दिया। अमेरिका की दलील थी कि वो नहीं चाहते कि उसामा को लोग याद करें, उसकी पूजा करें। उसामा बिन लादेन अब इतिहास के पन्ने में शामिल हो गया है। वैसे इतिहास बहुत ही जटिल विषय है। चंगेज खान हो या औरंगजेब, माओ हो या स्टालिन या फिर सावरकर, इतिहास की किताबों में इनके बारे में जो लिखा जाता है और जो वास्तव में हुआ होता है उसमें काफी फर्क होता है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं का हुआ करता है। ध्यान दीजिए, इतिहास हमेशा विजेताओं का हुआ करता है, हारे हुओं का नहीं, या शासकों का हुआ करता है, पराजितों या शासितों का नहीं होता। इतिहास तो वही लिखवा सकते हैं और लिखवाते हैं जो विजेता होते हैं और जो सत्ता में होते हैं। उसामा बिन लादेन का इतिहास आज अमेरिका लिख रहा है क्योंकि वही विजेता है। इतिहास की किताबों में उसामा बिन लादेन का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के रूप में दर्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यही इतिहास अमेरिका लिखेगा, यही दुनिया भर में प्रचारित होगा। एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह घटना 31 जनवरी 2007 की है। अमेरिका में एक शहर है बोस्टन, जहां से राष्ट्रपति कैनेडी थे। इसी बोस्टन शहर में किसी एक कंपनी ने प्रचार के लिए कई जगहों पर एलईडी बोर्ड लगा दिए। इसमें बैटरी और तार भी लगे थे जो दूर से बम की तरह दिख रहे थे। किसी ने पुलिस को खबर कर दी, टीवी पर लाइव दिखाया जाने लगा। जगह जगह से पुलिस के पास शिकायतें आने लगी। देखते ही देखते बोस्टन के चप्पे चप्पे को पुलिस ने घेर लिया। शहर पर सेना के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। शहर के लोग घरों में दुबक गए। लगा कि किसी सीरियल ब्लास्ट की योजना है। बाद में हकीकत का पता चला कि यह महज एक बोर्ड है। इस तरह की और भी घटनाएं कई अन्य शहरों में हुई। कहने का मतलब साफ है कि विश्व शक्ति का दंभ भरने वाला देश अमेरिका इतना असुरक्षित कैसे महसूस करने लगा। 9/11 की घटना के बाद से अमेरिका उसामा बिन लादेन की दहशत में जी रहा था। यही वजह है कि दुनिया भर में उसामा को एक खतरनाक आतंकवादी समझा जाता है। लेकिन क्या उसामा को पूरी दुनिया सिर्फ एक आतंकवादी के रूप में देखती है या फिर उसामा बिन लादेन का कोई दूसरा चेहरा भी है? आज आपको उसामा बिन लादेन का दूसरा चेहरा दिखाते हैं। सीढ़ियों पर अपनी जान बचाते, दौड़ते, भागते और हाँफते दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सांसद, कोई गिर रहा है, कोई दूसरे को धक्का दे रहा है, सब जान बचाकर भागने में लगे हैं। ये आंखों पर विश्वास करने वाला नजारा नहीं है। 9 सितंबर 2001 से पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के सांसद अपनी ही संसद भवन से जान बचाकर इस तरह भागते हुए नजर आएंगे। एक बार, दो बार नहीं, 2001 के बाद ऐसा नजारा कई बार देखा गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हादसे के बाद अमेरिका वासियों के दिलों में दहशत घर कर गई। अमेरिका का मिथक टूट गया। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी भौगोलिक, सामरिक, राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता, अपनी ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। ये मिथक तोड़ने का श्रेय उसामा बिन मोहम्मद बिन अबद बिन लादेन को जाता है, जिसे हम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी उसामा बिन लादेन के नाम से जानते हैं। उसामा बिन लादेन एक आतंकी तो था, लेकिन उसने ऐसा काम किया जिसे शक्तिशाली सोवियत रूस नहीं कर सका, जापान नहीं कर सका, हिटलर का जर्मनी नहीं कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में भी किसी ने न्यूयॉर्क पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला जरूर किया, लेकिन ये मेनलैंड से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर समुद्र में एक टापू है। सामरिक दृष्टि से उसामा बिन लादेन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला इतिहास में अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। उसामा बिन लादेन ने पहली बार अमेरिका को ये एहसास दिलाया कि उसके शहर सुरक्षित नहीं है। वो अटलांटिक महासागर पार कर उसके शहरों को तबाह कर सकता है।
ओसामा बिन लादेन का ये अमेरिका पर पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी वो अमेरिकी दूतावासों और समुद्री जहाजों को निशाना बना चुका था, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले ने दुनिया का रंग ही बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, नाटो की जिम्मेदारियां, रूस एवं चीन की विश्व राजनीति में हस्तक्षेप, पश्चिम एशिया के प्रति दुनिया का रवैया, इजराइल एवं फिलिस्तीन की लड़ाई और आतंकवाद के प्रति दुनिया का रवैया जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें असरदार बदलाव आया। इन बदलावों की एक ही वजह थी, ओसामा बिन लादेन का अमेरिका पर हमला। ओसामा के हमले ने न सिर्फ अमेरिका को असुरक्षित करार दिया, साथ ही विश्व राजनीति भी बदल गई। इसके बाद दुनिया की सारी ताकतें ओसामा बिन लादेन को ढूंढने निकल पड़ीं, लेकिन वो 10 सालों तक अमेरिकी सेना को चकमा देता रहा। बीच बीच में वो अपने ऑडियो और वीडियो टेप जारी कर देता, दुनिया को ये बताने के लिए कि वो जिंदा है। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया। अब सवाल ये है कि क्या ओसामा की मौत के बाद उसका अध्याय खत्म हो गया? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ओसामा की मौत से अमेरिकी सरकार ने राहत की सांस ली। अमेरिका के रणनीतिकार यही सोच रहे होंगे कि भविष्य में अब कोई दूसरा ओसामा बिन लादेन पैदा न हो। ओसामा बिन लादेन ने सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ही हमला नहीं किया। इससे पहले 1993 में वो सोमालिया में अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर चुका था। 1995 में रियाद में बम धमाका कर कई अमेरिकियों की हत्या की गई। उन्होंने 1996 में ही अफगानिस्तान जाकर अमेरिका के खिलाफ जिहाद की घोषणा भी की। 1998 में ओसामा बिन लादेन ने नैरोबी शायद कीनिया की राजधानी है, तंजानिया में दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमों से हमला किया। 2000 में लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर धमाका करने की योजना बनाई थी, लेकिन अल कायदा के आतंकी जो ये करने वाले थे पहले ही पकड़े गए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ओसामा बिन लादेन की मौत का दरअसल अल कायदा पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और अल कायदा इस मौत के बाद अपने को किस तरीके से संगठित कर सकता है। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। ओसामा बिन लादेन के बारे में जब हम बात करें, हमें ईमानदारी से करनी चाहिए। हमें किसी प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो सच है उसे 2 टूक कहना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन ऐसी शख्सियत था, शायद दुनिया की वाहिद ऐसी शख्सियत था जिसने दुनिया की 2 विश्व शक्तियों से अकेले एक संगठन बनाकर लोहा लिया। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह अमेरिका में ओसामा का आतंक था, अमेरिका में ओसामा को लेकर दहशत थी और किस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी साबित किया। अब सवाल यह है कि ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा का आखिर होगा क्या? ओसामा बिन लादेन ने एक ऐसा संगठन तैयार किया, अल कायदा, जो अन्य किसी संगठन से बिल्कुल अलग है। अल कायदा संख्या के हिसाब से ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके सदस्य समर्पित और प्रशिक्षित लड़ाकू हैं जो जान पर खेलकर अपना काम करते हैं। अल कायदा किसी दूसरे संगठन की तरह वर्गीकृत संगठन नहीं है। इसका कोई निर्धारित कंट्रोल एवं कमांड सिस्टम भी नहीं है। आज अल कायदा का नेटवर्क इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक फैला है। 9/11 के बाद अल कायदा को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर ओसामा बिन लादेन ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। इसकी सारी गतिविधियां दुनिया से छिपी हैं। इसके सदस्य गुप्त रूप से काम करते हैं। लादेन को टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ थी। वो इस बात से वाकिफ था कि अफगान युद्ध के बाद से दुनिया काफी बदल जाएगी। वो इस बात को भी समझता था कि किस तरह इंटरनेट और सैटेलाइट के जरिए शक्तिशाली देश उसके संगठन पर निगरानी रख सकते हैं और किस तरह उसे तबाह कर सकते हैं। इसीलिए उसने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसके सदस्यों, समर्थकों एवं
योजनाओं की जानकारी और आकलन करने वालों की पहचान करना काफी मुश्किल हो गया है। आइए देखते हैं उसामा बिन लादेन की रणनीति और विचारधारा क्या है और उसामा की मौत का असर अल कायदा पर कैसे होने वाला है। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अल कायदा का नया चेहरा उभरेगा। ओसामा बिन लादेन की हैसियत अब एक दार्शनिक की होगी। ये संगठन लादेन द्वारा बनाई गई विचारधारा और रणनीति पर चलेगा। पिछले 10 सालों में ओसामा बिन लादेन ने अल कायदा को बड़ी सूझबूझ के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल में तब्दील कर दिया। मतलब ये कि पहले जहां अल कायदा का सिर्फ एक संगठन होता था, अब ये अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी इकाइयों की तरह काम करेगा। ओसामा बिन लादेन इस्लाम की पवित्रता में विश्वास करता था। वो डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या फिर किसी भी गैर इस्लामी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ था। वो इस्लामिक देशों में शरिया के मुताबिक कानून लागू करने का पक्षधर था। उसका मानना था कि मुल्ला उमर की तालिबानी सरकार वाला अफगानिस्तान ही अकेला इस्लामिक देश है। वो ऐसी ही सरकार हर मुस्लिम देश में लागू करना चाहता था। उसका मानना था कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में आकर सभ्यता और इस्लाम को प्रदूषित कर दिया है, इसीलिए अमेरिका को पूरे पश्चिम एशिया से बाहर करना जरूरी है। ओसामा फिलिस्तीन का समर्थक और इजराइल को पश्चिम एशिया से बाहर निकालने का पक्षधर था। इसके लिए उसे हिंसा से भी गुरेज नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसके विचार और लक्ष्य हासिल करने के तरीके उसे आतंकवादी की श्रेणी में शामिल करते हैं। ओसामा की रणनीति अलग अलग दुश्मनों के हिसाब से बनी थी। अल कायदा के मैनुअल में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। ओसामा बिन लादेन छोटे देशों से लड़ने के लिए बम धमाके और आत्मघाती हमले जैसी रणनीति पर काम करता था, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए उसकी रणनीति अलग थी। वो इनके साथ सालों तक चलने वाली लंबी लड़ाई करके इन्हें तबाह करना चाहता था। उसका मानना था कि ऐसी लड़ाई के जरिए ही विश्व शक्ति को हराया जा सकता है। ऐसी रणनीति की वजह से विश्व शक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। सैनिकों को मारने से इन देशों की सरकार पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से वे युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही इस दौरान धर्म युद्ध के नाम पर अलग अलग देशों से जिहादी शामिल हो जाएंगे। वो जान दे देंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। ऐसी रणनीति के जरिए ओसामा बिन लादेन ने सोवियत संघ को अफगान युद्ध में पराजित किया था। सोवियत सेना को अपने टैंक छोड़कर भागना पड़ा था। ओसामा बिन लादेन यही उम्मीद कर रहा था कि अफगानिस्तान में जो हाल सोवियत संघ का हुआ वही अमेरिका का होगा। समझने वाली बात यह है कि उसकी रणनीति सफल होती नजर आ रही है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति युद्ध की वजह से खराब हो गई है। अमेरिका अब ज्यादा दिनों तक इराक और अफगानिस्तान से युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं है। इन देशों में युद्ध को लेकर सरकार को जन समर्थन नहीं है। चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने यही वायदा किया था कि वो युद्ध को खत्म करेंगे। इराक और अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। अमेरिकी सेना के वापस जाने से पहले ही ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। अमेरिका ने उसे मार गिराया, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि वो इतिहास का ऐसा अकेला शख्स है जिसने दोनों सुपर पावर से लड़ाई लड़ी। एक को उसने हरा दिया और दूसरे के साथ युद्ध में मारा गया। भविष्य में अगर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में वापस जाती है और तालिबान वापस अफगानिस्तान में सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है, तो यकीनन इसका श्रेय ओसामा बिन लादेन को जाएगा। ओसामा बिन लादेन की मौत रहस्य नहीं है, रहस्य है ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाया हुआ संगठन अल कायदा। भविष्य में इस पर रिसर्च जरूर होगी और वो लोग जो अपने को संगठनों का माहिर समझते हैं, ऐसे लोगों को इस बात की खोज करनी चाहिए कि कैसे ओसामा ने अल कायदा को इतना विस्तारित, इतना गुप्त और इतना मजबूत संगठन बना दिया कि जिसको दुनिया की विश्व शक्ति नंबर 1 अमेरिका तलाश नहीं सका। आज भी नहीं, अल कायदा के बारे में उसके पास बहुत जानकारी नहीं है। और दुनिया यानी ब्रिटेन, जिसको हम दुनिया कहते हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया या यूरोप के सारे देश हो गए, वो लोग अल कायदा को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन की मौत से अल कायदा के संगठन को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के बाद एक आदमी एक बम की रणनीति पर काम किया। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल कायदा के कई ठिकानों पर हमले हुए, उसके कई सदस्य मारे गए, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों को
सबसे ज्यादा खतरा अलकायदा की उन टुकड़ियों से है जो पश्चिम एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में सक्रिय हैं। इससे भी ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो अलकायदा से जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन अलकायदा के संदेश से प्रभावित होकर जिहादी बनते हैं या कभी भी जिहादी बन सकते हैं। इसलिए ओसामा बिन लादेन मरने के बाद भी उतना ही खतरनाक है जितना वो जीवित रहने पर था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी से एक आइडिया, एक विचारधारा कैसे बन गया, कैसे दुनिया भर के इस्लामी देशों में, खासकर अरब देशों में ओसामा बिन लादेन एक विचार और महानायक के रूप में उभरा। छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। ओसामा बिन लादेन, आपको हम बता रहे थे कि लादेन की रणनीति और विचारधारा के बारे में, साथ ही हमने ये भी बताने की कोशिश की कि ओसामा बिन लादेन की मौत का अलकायदा पर कैसा असर होगा। ओसामा बिन लादेन अरब देशों के नौजवानों की नजरों में क्या है? ओसामा बिन लादेन की मौत अलकायदा के मनोबल पर गहरा झटका है। ओसामा बिन लादेन दुनिया, खासकर गैर मुस्लिम देशों के लिए एक आतंकवादी था, लेकिन इसके साथ ही इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वो एक करिश्माई नेता था। करोड़ों लोग उसे एक शानदार योद्धा मानते थे। ओसामा बिन लादेन के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? दुनिया भर में बच्चे बच्चे के मुंह पर ओसामा बिन लादेन का नाम है। करोड़ों लोगों के बीच ओसामा की पहचान ये है कि वो एक अरबपति था जिसने इस्लाम के दुश्मनों से लड़ने के लिए दुनिया के सारे ऐशो आराम त्याग दिए। ऐसे भी लोग हैं जो ओसामा द्वारा की गई हत्याओं की निंदा करते हैं, साथ ही उसकी हिम्मत की दाद भी देते हैं कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका से लोहा लिया। ओसामा ने जो किया, जिस तरह किया, उस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन इस बात को कौन झुठला सकता है कि उसने धीरे धीरे दुनिया भर में एक ऐसा संगठन तैयार कर दिया जिससे बड़ी बड़ी सरकारें सहम गयी। ओसामा बिन लादेन कोई साधारण आतंकवादी नहीं था, वो अमेरिकी विरोध का जीता जागता प्रतीक बन चुका था। फिलिस्तीन का मामला हो या फिर अफगानिस्तान और इराक का, अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तेल के लिए उसने पश्चिम एशिया की सरकारों के साथ मिलकर वहां के निवासियों को विमुख किया। इस्लामिक देशों के लोग अमेरिका के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं। ओसामा बिन लादेन ऐसे ही लोगों का महानायक बनकर उभरा। यही वजह है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में ओसामा के चाहने वाले मौजूद हैं। यही वजह है कि ओसामा की मौत के बाद उन लोगों ने खुलेआम नमाज अदा की। ओसामा बिन लादेन किसी व्यक्ति या आतंकवादी का नाम नहीं रह गया है। ओसामा एक आइडिया है। ओसामा बिन लादेन ने इस्लामिक समाज और ईसाई सभ्यता के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जिसका असर पूरे विश्व में प्रत्यक्ष रूप से दिखा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बातें पहले से ही हो रही थी, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने इसे हकीकत में बदल दिया। ऐसा विचार जो ये मानता है कि अमेरिका और यूरोप इस्लामिक सभ्यता को तबाह करना चाहते हैं। उसने पश्चिम एशिया के लोगों को ये समझाया कि अमेरिका अपनी वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को मुसलमानों पर थोपना चाहता है। उसने ये अपील की कि अमेरिका और यूरोप के देश शक्तिशाली हैं और उनसे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुस्लिम देशों की सरकारें अमेरिका से नहीं लड़ सकती हैं, इसीलिए खुद ही लड़ना जरूरी है। इनके खिलाफ जिहाद करना ही सबसे पवित्र कर्तव्य है। ये आइडिया खतरनाक और हिंसक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ओसामा बिन लादेन के विचारों और संदेशों से कई नौजवान प्रेरित होते हैं। वो अरब देशों के युवाओं का हीरो है। ये बिन लादेन का ही असर है कि अमेरिका विरोध उनके दिलों में ऐसे बैठ जाता है कि वे आत्मघाती हमले करने से भी नहीं हिचकते। ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाया गया संगठन अलकायदा ऐसे ही प्रेरित और समर्पित लोगों की फौज है। यही वजह है कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया के 40 से भी अधिक देशों में ओसामा बिन लादेन का अलकायदा सक्रिय है। ओसामा सच्चा मुसलमान था या नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कुरान जानने वालों ने, कुरान शरीफ जानने वालों ने और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जानने वालों ने बताया कि कुरान शरीफ में लिखा है और हजरत ने कहा है, हुजूर ने कहा है कि वो
जो मासूमों की हत्या करे उसकी बख्शिश नहीं होती, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। उसामा बिन लादेन ने मासूमों को मारने या न मारने के बीच कोई फर्क ही नहीं रखा। उसके हर एक्शन में अगर किसी की मौत हुई तो मासूम की मौत हुई। इसमें कोई शक नहीं कि उसामा की मौत से अमेरिकी सरकार ने राहत की सांस ली। उसामा सिर्फ एक आतंकी नहीं था, बल्कि उसने मानसिक और वैचारिक स्तर पर भी व्यापक असर डाला। 9/11 की घटना के बाद से इस्लाम, जिहाद और आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। 2001 के बाद से इस्लामिक समाज को चरमपंथियों और उग्रवाद ने अपने चंगुल में लिया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। वहीं मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस्लाम के इस रूप के विरोध में जा खड़ा हुआ। उसामा बिन लादेन, अल कायदा और उससे जो जुड़े संगठनों की वजह से मुस्लिम समाज में आधुनिकता की तेज हवा चली। जिहाद के नाम पर होने वाली हिंसा की निंदा करने के लिए मुसलमान आगे आने लगे। मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी यानी मुस्लिम युवा ने तो हिंसा और आतंक को सिरे से नकार दिया। इसका असर पश्चिम एशिया में देखने को मिल रहा है, जहां मुसलमान प्रजातंत्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन आंदोलनों में महिलाएं भी शामिल हैं, मुस्लिम महिलाएं। भारत और पाकिस्तान में चरमपंथी तो हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम युवाओं का समर्थन नहीं मिल रहा। उसामा बिन लादेन की गतिविधियों की वजह से यूरोप और अमेरिकी समाज का असली चेहरा भी सामने आया। ये बड़ी विडंबना है। यूरोप और अमेरिका अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर इठलाते रहे हैं। अब तक यही बताया गया कि सहिष्णुता और उदारता पश्चिमी सभ्यता की जड़ है। 9/11 के बाद से जिस तरह गैर ईसाइयों के साथ बर्ताव हुआ, जिस तरह गैर ईसाइयों पर हमला हुआ, जिस तरह पगड़ी और हिजाब को लेकर सिखों एवं मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, उससे पश्चिमी सभ्यता की कलई खुल गई। उसामा मर गया, उसामा जिंदा है। एक था उसामा। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।